ठीक। मेरा नाम संदीप रूपेला है और इस बार मेरा यूपीएससी में 701 रैंक आया है, 701, और मेरे को डेनिप्स सर्विस अलॉकेट हुई। डेनिप्स का मतलब होता है कि दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। इसमें आपको जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। ये मेरी पहली पोजीशन होगी, यहाँ पे मैं हैंडल करूँगा और दिल्ली में एसीपी तरीके मेरी ड्यूटी होगी। ये मैंने 2019 जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसको मैंने पास किया है। ये जो मेरा सफ़र रहा है ये 12 साल का रहा है। इसको मैंने 12 साल लगा दिए इस रैंक को लाने में, ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि इतना आसान नहीं होता कई बार लाइफ में। कई लोग होते हैं उनको पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही मिल जाता है, और मेरे को इस चीज़ को प्राप्त करने में 6 अटेम्प्ट लग गए और 12 साल लग गए। तो मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इस सफ़र को मैंने शुरू किया था 2008 में और 2020 में जाके मेरे को सफलता मिली। इसके दरमियान मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स पास किए हैं। पहला मैंने जो एग्ज़ाम पास किया था वो किया था आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ACIO2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके बाद मैंने अहमदाबाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पास किया था, उसमें मेरा कमर्शियल अप्रेंटिस का जॉब था। उसके बाद फिर मैंने जो क्लियर किया था वो था बैंक PO, पर ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों ने कहा था कि बैंक जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा? आशीष मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं आप, आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक बार मैं देख लेता हूँ, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो फिर बैंक PO का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसका एग्ज़ाम क्लियर किया था, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। वहाँ पे मेरे को सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब लगी थी। 1854 मेरा रैंक था ऑल इंडिया। उसके बाद फिर मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया था GPSC में अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद फिर मैंने क्लियर किया था GPSC में म्यूनसिपल अकाउंट ऑफिसर, और फिर फाइनली मैंने UPSC क्लियर किया है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जाके मेरे को UPSC में सफलता मिली। इतने सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते करते मैं इस एग्ज़ाम को भी देता जा रहा था UPSC को, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो UPSC ही था। और मैं लास्ट में जब अकाउंट ऑफिसर था GPSC के थ्रू, उसके बाद जो है मैंने उस जॉब को अपने हाथ में रखते रखते मैंने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया और 701 रैंक के साथ डेनिप सर्विस मेरे को मिली। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इतना मैंने किया है, और 9 साल का मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इतना मैंने किया है अपनी लाइफ में। और अब मैं ऐसा भी कई बार बोलता हूँ कि शायद अब कोई एग्ज़ाम बाकी रहा नहीं जो पास करना बाकी हो, ठीक है। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको साथ कुछ बातों को डिस्कस करूँगा, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके, इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेके, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे को क्या लगा, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतना जब आप लगे रहते हैं, इतने साल जब आप लगाते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का। तो क्या सीखने को आया? तो ये सीखने को आया कि UPSC जो है इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हार्डवर्क करते ही रहना है। कई बार आप निराश भी हो जाएंगे, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि अब छोड़ देते हैं। जब मैं लास्ट अटैम्प्ट में आ गया था, जब मेरा 6th अटैम्प्ट था, तो मेरे घर वालों को भी अब ऐसा ही लगने लगा था कि अब इसमें से कुछ होना नहीं है, अब जो अकाउंट ऑफिसर की जॉब है इसी में ही पूरी लाइफ कंटिन्यू रखनी है। पर एक होप होती है जब UPSC की तैयारी करने आप लोग निकलते हो, तो कई बार आपको एक उम्मीद हमेशा अंदर जगी रहती है कि एक अटैम्प्ट भी बाकी है तो कुछ हो सकता है। और फाइनली सिलेक्शन हो गया। और जिस दिन सिलेक्शन हुआ था उस दिन भी मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया, क्योंकि जो चीज़ 12 साल से नहीं हो रही थी अचानक से कैसे हो गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को एक उम्मीद के साथ काम करते रहना होता है कि नहीं, एक दिन ज़रूर होगा। और UPSC इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, ये आपका पेशेंस बहुत अच्छे से चेक कर लेती है। कई बार तो मैं ये भी बोलता हूँ कि T20 मैच नहीं है। कई सारे लोग आते हैं कि नहीं आएंगे और फटाफट हम लोग सिलेक्शन लेके IAS बन के गुजरात कैडर लेके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप लगे हुए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग हैं वही आपको ताने मार रहे हैं, वही उस चीज़ को समझ नहीं रहे, पर लगे रहना है, ठीक है ना। एक चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एक चीज़ आपको अश्योर करता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप UPSC करने निकले थे और लाइफ में हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि UPSC ना मिले पर कुछ ना कुछ ढंग का मिल जाता है, और वो ढंग का इतना बेहतर होता है कि बाकी भीड़ से काफ़ी अच्छा होता है। अगर UPSC करने वाला आदमी हार्ड वर्किंग हो जाता है अपने आप, सीरियस कैंडिडेट है अगर आप,
तो आपके अंदर बहुत सा नॉलेज, हार्डवर्क करने की कैपेसिटी, हार्डवर्क करने की दानत सब आपके अंदर आ जाती है। आपको चीज़ों को समझने का जो पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली बदल जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सबसे पहले तो अगर आपने ये करने का सोचा है तो यहीं पे अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों तो इतना इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो शुरू करता हूँ मैं। अब कैसे, आप पहले हम लोग यूपीएससी पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जीपीएससी पे चर्चा करेंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप यूपीएससी के लिए बिल्कुल ब्लैंक हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो यूपीएससी है, इसमें हमारे पास 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। इसको पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्राथमिक कसौटी, आप कुछ भी नाम दें, सबकी सब बातें एक ही है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉलिटी, फिर होता है इकोनॉमी। ठीक है, ये इकोनॉमी है, बहुत से लोग इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, नहीं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग रॉबिन्स डेफिनेशन, डिमांड सप्लाई सिद्धांत, वो सब पढ़ते हैं। इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थतंत्र है, ये आपको बात पता होना चाहिए। फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट होते हैं। और ये होता है, ये सब आपको जो मिलता है वो मिलता है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 जो है उसके अंदर आपको ये 8 सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरा इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है पेपर 2, जिसको सीसैट कहा जाता है। इसको कहा जाता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है मैथ्स और एक होता है रीजनिंग। अब एक्चुअली आप सेकंड स्टेज जाएंगे कि नहीं, टोटल इसमें 3 स्टेज होते हैं एग्जाम में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आप मेन स्टेज पे जाएंगे कि नहीं वो डिसाइड होता है पेपर 1 से। जो पेपर 1 है ये 200 मार्क का होता है। 200 मार्क पे यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव होता है। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, तो ये भी टोटल 200 मार्क का होता है। पर इसके अंदर आपको जस्ट 67 मार्क्स लाने होते हैं। इसकी जो गिनती है वो आपके, आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें अगर आप एक बार 67 मार्क लेकर आ गए, उसके बाद ही आपका दूसरा वाला, पहला वाला पेपर चेक होता है। अगर इसी के अंदर आपके पास 66, 65, 64 होगा तो ये पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर 67 लाना है। कुछ पिछले साल तक यानी 2019 तक यहाँ पर 67 लाना थोड़ा आसान था। इस साल इन्होंने सीसेट को भी बहुत टफ कर दिया है। भले ही क्वालिफाइंग है, बहुत से लोग इसको हल्के में लेते थे और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनको लगता था इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में क्या कुछ करने जैसा है, पर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आज आपको उसको सीरियसली देखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करके जानी पड़ेगी, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है तो यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग ये आपको देखना है। इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ता है और उसमें से वो लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपको उस पैसेज पढ़कर उसमें से आंसर देना पड़ता है। इसके लिए कोई बुक नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि इंग्लिश में आप कोई बुक पढ़कर आप कॉम्प्रीहेंशन सीख सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीसेट की बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें से DICS एक है जो कि सीसेट वगैरह के टेस्ट लेता है। आप उस टेस्ट को प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं कि किस तरह से मैं इंग्लिश को समझ के उसमें से आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप शुरू करें तो 10 क्वेश्चन में से आपके 2 ही राइट पड़े, 8 गलत पड़ जाए, पर प्रैक्टिस करते करते आप इसको काफ़ी अच्छा आगे लेके जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस से ही आएगा। इंग्लिश के लिए आपको कोई ग्रामर या कोई बुक या कोई नॉर्मल यूएस ऐसा कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस से ही इस पेपर को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा है मैथ्स। मैथ्स के लिए एक बुक आता है अरियन पब्लिकेशन का, फास्ट ट्रैक, वो ले लेना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो लेते हैं RS अग्रवाल। RS अग्रवाल अच्छा है, पर RS अग्रवाल में ट्रिक्स नहीं दी हुई है। आपके पास उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से तो काफ़ी कुछ बताया हुआ है,
पर उसने ट्रिक्स नहीं दी है, और अल्टीमेटली आपके पास 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करना है, इतना फास्ट सब कुछ करना होता है। अगर आपके पास ट्रिक्स नहीं है तो आप पेपर छूट जाए उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है। अच्छा, बोर्ड ब्लर है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक, जस्ट अ मिनट। बोर्ड ब्लर, ऐसा बोर्ड क्लियर है? अच्छा, चालू कर दीजिए इसको, ठीक, ओके। तो मैं समझा रहा था सीसेट के बारे में। तो मैंने बताया कि सीसेट के अंदर 3 पेपर आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। मैंने बताया कि इंग्लिश जो है ये कुछ साल तक डोमिनेट करता था, 2019 तक इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, और एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ग्रामर वगैरह का बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप आपका समय खराब कर रहे हैं। तो अगर ग्रामर पढ़कर आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस नहीं निकाल पाओगे, उससे बजाय कि आप पेपर को प्रैक्टिस करें। अलग अलग जो क्लासेस जो टेस्ट लेते हैं उसमें से DICS, विजन, इनसाइट्स, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके टेस्ट को खरीद के मार्केट से अपने घर पर आप एटलीस्ट पेपर मेन मतलब प्रीलिम एग्जामिनेशन बैठने से पहले 15 से 20 पेपर आप सॉल्व करके जाएं, तो आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये सजेस्टेड है कि आप पेपर सॉल्व करें। अगला है मैथ्स। अब मैथ्स के लिए आपको फास्ट ट्रैक का बुक पढ़ना है, ये आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार सॉल्व करके जाना है। मुझे पता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, पर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस 67 को हल्के में लेकर आप यही एग्जाम जो है पास ना कर पाए, तो ऊपर का जो GS है वो पूरा का पूरा आपका रह जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर एटलीस्ट 67 लाना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर तक ये था कि मैथ के क्वेश्चंस जो थे वो 10 या 12 आते थे, पर उन्होंने 2019 में 20 में 30 से ऊपर क्वेश्चंस जो है वो मैथ से पूछ लिए। तो यहाँ पर जो है आपको फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। उसके अलावा आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक अच्छा बुक, RS अग्रवाल का भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा है, RS अग्रवाल का बुक काफ़ी थिक रहता है, उसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसका बहुत ही सिलेक्टिव पोर्शन आपको पढ़ना है। आपको लास्ट 2-3 साल के पेपर देख लेने हैं, और जिन टॉपिक्स को वो बार बार पूछ रहे हैं सिर्फ उन टॉपिक्स को एक बार आपको देख लेना है। ये बहुत ही ईजी पोर्शन है। मैं समझता हूँ कि अगर आप रीजनिंग करने बैठे हैं तो हार्डली आपका 2 या 4 दिन में आपका पूरा का पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। हाँ, मैथ्स वाला जो पोर्शन है ये हो सकता है कि आपके 1 महीना जैसा समय ले जाए, और इंग्लिश जो है इसको तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके लिए कोई बुक नहीं आता है, तो गलती से भी इंग्लिश के लिए कोई बुक लेके मत बैठना। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उस न्यूज़पेपर को पढ़ते समय आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होती जाएगी, और आप उस पेपर को सॉल्व करने की जो ट्रिक है या तो पेपर को सॉल्व करने की जो स्किल है वो आपके अंदर आती चली जाएगी। तो इसके लिए कोई आपको बुक वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए फास्ट ट्रैक एक बुक मोर देन सफिशिएंट है। मैथ्स के लिए 15-20 बुक लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग होते हैं 3-3, 4-4 बुक लेके आते हैं। लेट मी टेल यू, फास्ट ट्रैक के अंदर पहले उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से बताया कि कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद उसकी ट्रिक भी बताई है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो दोनों तरीके से आप मजबूत हो रहे हैं। आपको जो ओल्ड मेथड है या तो एक पुराना मेथड जो स्कूल में सिखाया जाता था वो भी आ जाएगा, और उसके साथ उसको ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है वो भी आ जाएगा। तो एक ही बुक मोर देन सफिशिएंट है। इनके सीसेट का लेवल जो मैथ्स का लेवल है वो कैट के लेवल का नहीं है ना। अगर आपको लगता हो कि यहाँ पे जो मैथ्स है वो कैट या स्टाफ सिलेक्शन के लेवल का आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। इनका मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का लेवल का है, उसके लिए एक बुक बहुत जरूरी है, सफिशिएंट है। फिर ये भी नहीं है कि फिर आप 8th 9th 10th के मैथ्स का बुक उठा के सॉल्व करने की कोशिश करो, उतना भी इजी नहीं है या उतना रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अंदर आपको वापस वही ट्रेडिशनल मेथड बताया जाएगा। फास्ट ट्रैक के अंदर दोनों ही चीजें कवर होती है। एक बार आप इसे देख लें तो ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल देख सकते हैं। इसको एक बार जब आप देख लेंगे, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर रीजनिंग खत्म हो जाएगा। इतना आपको सीसेट के लिए करना है, और इसके अलावा 15 से 20 पेपर को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो आपको अच्छा लगे।
इतना करने से 67 मार्क तक पहुंचने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, इतना आप अगर कर लेंगे तो। बहुत से लोग हैं इस बार इस पेपर में फेल हो गए, ऐसे भी लोग थे जो ऊपर वाले पेपर में 100 प्लस स्कोर कर रहे थे और इसके अंदर 62 मार्क आ रहे थे। ये अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो 67 क्रॉस कर लिया होता तो शायद आज वो लोग मेंस लिख रहे होते, पर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्कोर बना नहीं तो इसका पेपर चेक ही नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब आते हैं कि पेपर 1 को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि यही करता धरता है मेन, यही बताएगा, यही जो चीज़ है इसी से आप अगले स्टेज पे जाएंगे कि नहीं ये डिसाइड होगा। अब सबसे पहला है पॉलिटी। तो आप सबको पता है कि पॉलिटी के अंदर एक बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत, इसको आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ें अच्छे से। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ते रहें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लक्ष्मीकांत ले लेते हैं फिर उसको बार बार पढ़ते रहते हैं। भाई बहुत पतला बुक है, 1500 पेज का, ठीक है ना, इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको 2 बार के बाद तो तीसरी बार पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी। तो आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, खुद लक्ष्मीकांत में से नोट्स बनाएं, वो पॉसिबल नहीं है, अगर सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को लगेगा कि सब कुछ के सब नोट बना दूं, लक्ष्मीकांत का जेरोक्स कर लोगे। तो उससे बेटर ये है कि कोई अगर लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है और काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, अगर वो कहीं क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके नोट्स अगर आपको मिल जाए या खुद जाके आप क्लास अटेंड कराओ तो सबसे बेस्ट है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि एक ये बुक एक रेफरेंस बुक है, ये कोई रीडर्स बुक नहीं है कि आप इसको पेज 1 से पेज लास्ट तक पढ़ो। बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पूरा 10 बार पढ़ा है, भाई यूजलेस है, क्योंकि इतना थिक बुक है कि आपने जो भी लक्ष्मीकांत में पढ़ा है 6 महीने बाद आप तो वैसे भी भूल जाओगे, और ये पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये पढ़ना है कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही है, ये पढ़ना है 1-2 बार एज अ रेफरेंस बुक के तरीके, आप फिर उसको बसा के रखना है घर पे, कई बार काम आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़ें बार बार 10 बार 15 बार, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा आपका, तब आपके पास इतना थिक बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। तो एडवाइजेबल ये है कि इसको लीजिए, 1-2 बार पढ़िए। उसके अलावा कहीं कोचिंग वगैरह जो है, अगर वहाँ के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं या कोई कोच करके आपको पढ़ा देता है और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि पढ़ाने वाले लोग जनरली ऐसे होते हैं जो पास भी होकर आए होते हैं और फेल भी होकर आए होते हैं, तो उनके जितना जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वो आपका बच जाता है। सिंपल सी रीजन है भाई, लाइफ बहुत छोटी है, सब कुछ आप खुद करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बेटर तो यही है कि जिसका एक्सपीरियंस हो गया हो उसके पास जाएं और मार्गदर्शन ले लें। तो एडवाइजेबल तो यही है कि आप ऐसा कुछ करें। अगला है इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी के लिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एडवाइस अलग पड़ता है। बहुत से लोग हैं ना, वो रमेश सिंह की एडवाइस देते हैं, कहते हैं कि रमेश सिंह पढ़ी जाए। देखिए पढ़ सकते हैं, पर ये भी बहुत थिक बुक है, और मेरे हिसाब से इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि खुद से पढ़कर अगर समझने का प्रयास करोगे तो एटलीस्ट आपको 6-8 महीने लग जाएंगे, जिन और जनरली लोगों का इको बहुत वीक होता है। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप जो है किसी से सीख लें इकोनॉमी। अगर कोई पढ़ा सकता है, कोई बता सकता है, तो वही चीज़ आपकी 15-20 दिन में खत्म हो जाएगी। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप किसी को अगर कोई बताए आपको कि देखो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को ऐसे समझना है, ये इसका एप्लीकेशन है, यूपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका बहुत सा समय बच जाएगा। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप एटलीस्ट इस चीज़ को, इस रमेश सिंह को भी अगर आप नहीं खरीद रहे तो एकदम चल जाएगा, आप इसकी जगह पे मैकबुक खरीद लेना अरिहंत पब्लिकेशन की। मैकबुक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, बहुत ही बढ़िया है, 200 पेज का बुक है, बिल्कुल काम का दिया है उसके अंदर। उसके अलावा कहीं से आपको कहीं कुछ गाइडेंस वगैरह मिल जाए इकोनॉमी की, तो वो लेने का प्रयास करना, 15-17 दिन के अंदर पूरा इको खत्म हो जाएगा। नहीं तो होगा ये कि आप हमेशा, बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो इको से डरते रहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने खुद से करने का प्रयास किया। खुद से करके करके पढ़ने का भी कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं है कि आप खुद से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है। आप गिरते पड़ते उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इको में इतना ही काम का, हम फालतू डर रहे हैं, है ना। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इस तरह से अगर कुछ अवेलेबल होता है तो। अब हिस्ट्री जो है उसका टोटल हमारे पास 3 पोर्शन है, एक एंशंट है, एक मिडेवल है, एक मॉडर्न है। अब एंशंट, मिडेवल, मॉडर्न अगर आप प्री के लिए जा रहे हैं, अगर आप प्री परीक्षा के लिए जा रहे हैं, मेंस के लिए क्या करना है वो मैं मेंस के टाइम पे समझाऊंगा। प्री में आपको सिर्फ एक ही बुक ले लेना है, मैकबुक अरिहंत पब्लिकेशन का। एक ही बुक के अंदर तीनों तीन चीजें आ जाती हैं, तीनों तीन चीजें आ जाती हैं। पर मैकबुक अरिहंत पब्लिकेशन का एक प्रॉब्लम है कि फैक्ट्स तो सारे कवर कर देता है ये,
मैंने आज तक कभी कोई पेपर में यूपीएससी के कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जो इस बुक के बाहर है। लगभग लगभग इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कवर हो जाता है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा। तो ये आवाज भी नहीं जा रहा? नहीं, ओके चलिए। सबसे पहले तो सॉरी, यहाँ पर कनेक्शन थोड़ा सा था, डिस्कनेक्ट हो गया। हम लोगों ने अपने डिस्कशन को बीच में रोक दिया था, तो मैं वहीं से अपनी डिस्कशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे कि बता रहा था कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अगर आप एक दो बार पढ़ते हैं तो वो सफिशियंट रहेगा। फिर इको के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, पर सजेस्टेड ये है कि इतना थिक बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर मैकबुक अरियन पब्लिकेशन की पढ़ते हैं तो मोर देन सफिशियंट है, उसको आप ढंग से पढ़िएगा। अच्छा, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कि एट प्रेजेंट मैं क्वेश्चंस पे ध्यान न दे रहा हूँ, तो मैं आपको इस तरह से एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट के एक बार मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूं, तो आप आपके क्वेश्चंस जो है वो किसी बुक पे या लिख के रख दें। फिर लास्ट में मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करूंगा। तो एट प्रेजेंट आप सिर्फ मुझे सुने, और आपको जो भी मन में डाउट आ रहे हैं वो आप पेपर पेन पे लिख दें, और लास्ट में हम लोग जो है इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, हिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा था कि प्री प्री के लिए एक मैकबुक आती है अरियन पब्लिकेशन की। यही 250 पेज की बुक रहती है। इसमें एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों कवर हो जाता है। पर इस बुक की एक प्रॉब्लम ये है
कि इसमें जो है आपको स्टोरी पता नहीं चलेगी कि हिस्ट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और फिर एंशिएंट में क्या हुआ, मिडेवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अलावा बाकी ये बुक बहुत बढ़िया है। आज तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा यूपीएससी का शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो इस बुक के बाहर हो, और इस बुक के बाहर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है अन्य विद्यार्थियों के लिए भी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैकबुक अरियन पब्लिकेशन की पढ़ें, उसके अलावा और कुछ विशेष में पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सिर्फ मानता नहीं हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी मैं इसी चीज को एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बुक मोर देन सफिशिएंट है प्री एग्जामिनेशन के लिए। इतना अगर आप पढ़कर जाएंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये पढ़ ले। पर हाँ, स्टोरी इसके अंदर क्योंकि कवर नहीं होती, तो स्टोरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इतिहास जानता हो उसे एक बार पूरी स्टोरी सुन लें, और अब एक बार अगर आप मैकबुक पूरा पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ सकता है प्री यूपीएससी प्री में। ज्योग्राफी के लिए एक बुक आता है महेश कुमार बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल का, ये मोर देन सफिशिएंट बुक है ज्योग्राफी के लिए। आप एनसीईआरटी भी अवॉइड कर सकते हैं, इतना बढ़िया बुक है। न सिर्फ एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हैं, आप जीसी लियोंग भी अवॉइड कर सकते हैं, आप माजिद हुसैन भी अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा थिक बुक है पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इसका, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कि इसको अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये आपको प्री और मेंस दोनों में आपको हेल्प कर देगा, प्री और मेंस में। तो एडवाइजेबल है कि ये एक ही बुक पढ़े बजाय के 10 बुक खरीदे, है ना। क्योंकि अगर मैंने खुद ने पढ़ा है और मुझे प्री और मेंस में दोनों जगह हेल्प किया, तो इसके लिए मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से बुक पढ़े, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके अलावा मैंने खुद ने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, कई सारे मैंने ये बुक माजिद हुसैन जो भी पब्लिक अवेलेबल है और पब्लिक एडवाइस करती है वो सब पढ़ लिए मैंने। तो मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप इस बुक को जो है अच्छे से पढ़ें, आपका ज्योग्राफी में कभी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। अगला जो है कल्चर का, जो मैं जब बात करूंगा कल्चर की, तो देखो कल्चर के लिए एट प्रेजेंट एक ही बुक अच्छी है, वो है नितिन सिंघानिया, अनडाउटेडली। पर मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आप कल्चर के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान न दें। आपने एक दो बार नितिन सिंघानिया पढ़ ली और अगर कोई अच्छे नोट्स आपके बन गए या आपको किसी ने बनवा दिए, देखो नोट्स एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरे के कभी नहीं लेने, है ना। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं फलाने क्लास में जाता हूँ और आपको मैं नोट्स दे देता हूँ, आप मेरे नोट्स पढ़ लो, तो ऐसा अवॉइड करना। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि नोट्स जब बनते हैं, यानी अगर मान लो कि मैं भी क्लास में अगर नोट्स बनवा रहा हूँ, तो होता ही है कि कई सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन में के तौर पे तो दे देता हूँ, पर मैं वो नोट्स में लिखवाता नहीं हूँ। तो अगर आप खुद से वो एक बार पढ़ लोगे तो आपको शायद उस चीज के बारे में उतना डेप्थ में या उतना इंपॉर्टेंस क्या है उसका, उस चीज के बारे में आइडिया नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नितिन सिंघानिया के बुक पढ़कर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। आप अगर बनाते हैं नितिन सिंघानिया से खुद के नोट्स, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर आपको कल्चर के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत से क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी लोग गलत कर देते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है, आपका आपके बुक में से क्वेश्चन आ जाता है, राइट हो जाता है, वेल एंड गुड, वो आपका बोनस है। बाकी कल्चर के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। बहुत से लोग हैं NIOS और ऐसे अजीब अजीब बुक्स का नाम बताएंगे कि ये कल्चर यहाँ से पूछा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा। भाई ऐसा रहने वाला है, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे ही जो इन बुक्स के बाहर होंगे। पर अगर आप एक एक को चेस करने जाएंगे तो कभी आप यूपीएससी प्री दे ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो यही तो रीजन है कि यूपीएससी का कट ऑफ 98 95 के आसपास रहता है। नहीं तो 200 में से 200 होता अगर सबको सारे सोर्स पता चल जाते और अगर सारे सोर्स सारे व्यक्ति पढ़ पाते तो, है ना। तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको ये जो बुक्स बता रहा हूँ ये इतना ही है कि आपको एक अच्छे टोटल के साथ यूपीएससी का प्री पास करवा दें। इसके अलावा आता है एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है इसके लिए शंकर आईएएस का बुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगा। आज तक इन्वायरमेंट में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। अगर बाहर आया है तो किसी को नहीं आया है, ठीक है। तो इस बुक को जो है आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस का बुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसके बाहर आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ना चाहिए, देखो बहुत से लोग स्पेक्ट्रम सजेस्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम आती है साइंस एंड टेक की, अच्छी बुक है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर आप लास्ट 5-6 साल का यूपीएससी के पेपर का ट्रेंड एक बार एनालाइज करेंगे तो एक्चुअली ये लोग जो है ना ये पूछ ही नहीं रहे, ट्रेडिशनल में से कुछ पूछ ही नहीं रहे। ट्रेडिशनल मतलब कि अब मिसाइल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, बैलिस्टिक और क्रूज।
तो ये सब ये क्वेश्चन ये तो पूछते ही नहीं है, तो उसको लेके इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ अगर आप करंट अच्छे से कर देंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप स्पेक्ट्रम भी छोड़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी भी छोड़ सकते हैं, बुक कोई भी है वो आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ अगर आप ढंग से करंट पढ़कर आए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 1% की भी परेशानी होने वाली नहीं, ये मेरी गारंटी है। और अगर होगी तो परेशानी बाकी सबको भी होगी, आप टेंशन ना लें। इसके अंदर जैसे जनरल साइंस के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, तो देखो उसकी एनसीईआरटीज हैं हमारे पास। अगर आप वो पढ़ते हैं, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, और एक क्वेश्चन को चेस करने के लिए पढ़ना आपको बहुत कुछ है। और यूपीएससी का जनरली जो क्वेश्चन होता है ना, वो अप्लाइड क्वेश्चन होता है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जहाँ पे आप बुक पढ़कर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों के टाइम पे जो स्नो एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, ऊपर की लेयर जो है वो जम जाती है पर नीचे जो रहता है वो पानी रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी एनसीईआरटी के अंदर कभी नहीं मिलेगा, और पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर भी नहीं दे पाओगे। तो ये जनरली क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं और आप ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप आंसर दे सकते हैं। वरना आप इसके लिए अगर कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़कर आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। इसके अंदर आप एक करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लें साइंस एंड टेक में। बाकी जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हैं तो कोई डाउट नहीं है, कोई गम नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चलेगा, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत खराब है। उसकी जगह आप ऊपर वाले बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि एटलीस्ट आपको हर जगह से 50-50 50-60 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका जो एग्जाम है वो प्री पास हो जाएगा। प्री पे इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना कि आप मेंस को अवॉइड कर जाओ, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। आपको कट ऑफ से सिर्फ 5-7-10 मार्क ऊपर आ गए तो मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके अंदर टॉप करने की अगर सोच रहे हैं तो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर अगला है करंट अफेयर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डाउट होता है जो स्टूडेंट्स के मन में, वो करंट अफेयर रिलेटेड होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैगजीन पढ़नी चाहिए कि नहीं, नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, पर आपको 45 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे अपना समय नहीं देना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से न्यूज़पेपर पढ़ोगे पूरा का पूरा तो 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, और अगर उसमें से नोट्स निकालोगे तो पूरा दिन तो सिर्फ आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में ही चला जाएगा। तो 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर देख लेना है कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, बाकी उसके नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो आप खुद अगर एक चीज़ सोच के देख रहे हैं कि आप अगर खुद से नोट्स बनाने जाओगे तो एक तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा, दूसरा अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो नहीं आपके पास इतनी एक्सपर्टीज होगी कि आप पता लगा सकें कि इसमें से कौन सा करंट अफेयर काम का है और कौन सा नहीं है। और अगर होगी भी तो 1 या 2 सब्जेक्ट की होगी, या तो आप पॉलिटी अच्छा जानते होंगे, या इको अच्छा जानते होंगे, या हिस्ट्री अच्छा जानते होंगे। पर अगर जो आप कोई मैगजीन लेकर आ रहे हैं, मान लो कि आप DICS की मैगजीन ले रहे हैं, या विजन की ले रहे हैं, या वाजीराम की ले रहे हैं, कोई भी अगर आप एक मैगजीन लेकर आ रहे हैं तो इन लोगों के पास एक कंप्लीट टीम होती है। और पॉलिटी के लिए इनके पास टीम है, इको के लिए इनके पास टीम है, कल्चर के करंट अफेयर देखने के लिए बस इनके पास एक टीम है। तो अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो काम ये आपकी जगह पे करते हैं, पूरा ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके बाद वो अपनी मैगजीन में उस चीज़ को छापते हैं यूपीएससी का पास्ट ट्रेंड देखने के बाद, जो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 50-60 रुपया खर्च करके वो एक्सपीरियंस बाय कर सकते हैं मंथली, तो आप खुद से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और लेट मी टेल यू, इनके जितने बनाए हुए जो एक्सपर्ट नोट्स हैं आप उनको मैच भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए नोट्स एक्सपर्ट और प्रोफेशनल तरीके से बनाए जाते हैं। तो मेरा तो एडवाइस ये होगा कि आप 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे ऊपर उस पर आप समय ना दें। अगर आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, आपका जो ध्यान होगा वो होगा पढ़ने पर लगाएं, और आप कोई अच्छी एक मंथली मैगजीन को पढ़ें। मैं बार बार बोलूंगा, एक मंथली मैगजीन। क्यों एक? क्योंकि देखो 4-5-10-15 बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। 80% कंटेंट सब में सेम होता है, 20% कंटेंट जो होता है डिफर होता है, और उस 20% को पकड़ने के लिए अगर आप 3-4 बुक ले लेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। और 20% कोई ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा का पूरा आपको याद भी रहने वाला है। इतना अगर आप ढंग से कर लेते हैं, अब इसके बाद मेन काम चालू होता है,
ये तो आपका सिर्फ फाउंडेशन रेडी हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री में जो आज के टाइम पे हो गया है वो है टेस्ट प्रैक्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, तो ट्रस्ट मी आप आपकी तैयारी करके ही नहीं जा रहे ऐसा मान ली जाएगी। क्योंकि आप जो भी यहाँ पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन आपको टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और आप टेस्ट भी तो कितनी लगाएंगे, तो लेट मी टेल यू कि मैंने टोटल 4 बार यूपीएससी प्री निकाला 6 में से। तो प्री मेरा जनरली निकल जाता था, मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम रहता था वो मेंस में रहता था। देखिए जो भी आपके क्वेश्चन है बुक अगर छूट गया है तो मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्नवाल का नाम दिया था, महेश कुमार बर्नवाल, ठीक है ना। हाँ, तो आप DICS की टेस्ट सीरीज, विजन की टेस्ट सीरीज, वाजीराम की टेस्ट सीरीज, इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज, ऐसे टोटल आपको मिनिमम, मैं बोल रहा हूं कम से कम 10,000 MCQs प्रैक्टिस करने, दैट इज 100 टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। आप 2018 से यूपीएससी के पेपर का ट्रेंड देखें, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार तो आपको मिलेगा कि ये सब पढ़ना भी फालतू है और उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी फिर तैयारी हो नहीं सकती, क्योंकि यूपीएससी अब उटपटांग क्वेश्चंस पूछने लगा है। तो उस केस में ये हो जाता है कि हमको फिर नॉलेज से फाइट नहीं करनी। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए अनडाउटेडली, अब बिना नॉलेज को तो वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, पर इसके अलावा दूसरा कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है नॉलेज लेने का। नॉलेज तो यही काम आएगा जो मैं यहाँ पे आपको बुक्स का नाम बता रहा हूँ। एक बार जब आपको नॉलेज मिल जाए, फिर उसको आप प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज से मालूम पड़ता है। पहले यूपीएससी प्री नॉलेज का गेम हुआ करता था, आज वो प्रैक्टिस या तो दूसरे शब्दों में कहूं तो स्किल का गेम हो गया है। स्किल मतलब कि एक आप प्रैक्टिस करके किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, कितना अच्छा कैलकुलेटेड गेस लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या मैं ऐसा भी कह दूं कि पहले तो था कि एक्चुअली वो पूछता था कि कौन ज्यादा जानता है, और आज वो देखते हैं कि कौन अच्छा तुक्का लगाता है, कौन लगाएगा अच्छा तुक्का। ये गेम हो गया है यूपीएससी प्री में। और तुक्का कैसे लगेगा, तो तुक्का ज्ञान तो चाहिए ही, पर ज्ञान के अलावा प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाएं जो क्वेश्चंस आपने आपके लाइफ में कभी नहीं देखे। मेरा विश्वास करो कि प्रैक्टिस करते करते आप इस प्रकार के कैलकुलेटेड गेस लगाने के आदी हो जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं भी पता हो तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए उसका नॉलेज आप रखते हैं। तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन जो है उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको 10,000 MCQs लगा के जाने चाहिए, उससे आपका 60 to 70% काम आसान हो जाता है। और एक्चुअली नॉलेज जो है वो 30 to 40% है, पर ये बेस है, इसके बिना यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नॉलेज के बाद एटलीस्ट आप MCQs 10,000 प्रैक्टिस करें। अगर आपको लग रहा है कि इस बार मैं यूपीएससी प्री देने वाला हूँ और मेरे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है और मैं 9,000 ही MCQ लगा पाऊंगा, तो मत दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, रूथलेस कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स आप पे दया भी नहीं करते। उस केस में आपको इतनी प्रैक्टिस करके तो जानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्रैक्टिस कैसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कैसे इम्पैक्ट करती है मैं आपको बताता हूँ। हम 4-5 लोग जो है वो टेस्ट सीरीज को लेके बैठे थे और MCQ सॉल्व कर रहे थे, और 4 वाक्य दिए हुए थे कि नीचे दी गई टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्नोलॉजी का नाम था ऊपर, मैं वो टेक्नोलॉजी का नाम भूल रहा हूँ, कि एक टेक्नोलॉजी है, बताइए कि इसके बारे में दिए गए जो नीचे वाक्य हैं वो कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। और पहला वाक्य था कि एक रशियन टेक्नोलॉजी है, फिर दूसरा था कि ये इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तीसरा वाक्य था कि इसके अंदर ये है, चौथा है कि इसके अंदर ये है। और हम जो 4 दोस्त थे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का कभी नाम ही नहीं सुना था, तो बाकी ये सब बातें तो फालतू हैं हमारे लिए। आप जानते ही नहीं तो आप कैसे आप उसका आंसर देंगे। और हमारे ऑप्शन थे कि 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 2, 3, 4 आर करेक्ट एंड ऑल आर करेक्ट।
ऐसा आपके हमारे पास ऑप्शन थे। तो मैंने कहा कि ये आंसर सी होना चाहिए, 2, 3, 4 एंड करेक्ट। और एक्चुअली आंसर 2, 3, 4 था। ये सारे के सारे जो आंसर्स थे वो गलत थे। तो मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि जब तुमने कभी ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि हमने भी नहीं सुना, पढ़ाई तो हम साथ में ही करते हैं, तो तुमने कैसे गेस कर दिया कि ये 2, 3, 4 होगा। तो मैंने कहा कि जो ये टेक्नोलॉजी का नाम है ना, वो किसी भी हिसाब से रशियन नहीं लग रहा है, क्योंकि रशियन जो लोग हैं वो उनके नाम देने की जो तरीका है वो अलग है। वो उनका जो आप नाम देखेंगे सुखोई, मिग, तो इस प्रकार के नाम रशियन रशियन जो कंट्री है, रशियन गवर्नमेंट इस प्रकार के नाम रखते हैं। जैसे आप इंडियन नाम देखोगे तो आकाश, त्रिशूल, नाग, इस प्रकार के नाम हो गए, अग्नि। उस तरह से रशियन के नाम अलग पड़ते हैं, अमेरिकन नाम अलग पड़ते हैं। तो इतना तो पढ़ पढ़ के हमको अंदाजा आ ही जाता है कि अच्छा ये इस टेक्नोलॉजी का अगर ये नाम है तो ये वाली कंट्री, संभावित है कि ये वाली कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी का नाम इस तरह से रखती होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का नाम था ये रशिया ने रखा, उसकी कोई संभावना लग नहीं रही। तो अगर मैं सब में से ये पहला पहला और पहला निकाल दूं तो आपका आंसर एक ही बचेगा, 2, 3, 4, और एक्चुअली वो राइट था। तो देखो मेरे पास नॉलेज था ही नहीं, पर इतना तो पता था कि ये रशियन नाम नहीं। मालूम पड़ रहा है कि नहीं? तो कई बार ऐसा भी होगा कि जो हम लोगों ने नॉलेज लिया एक्चुअली वो डायरेक्ट कहीं पे यूज नहीं, नॉलेज का इम्प्लाइड कहीं और आपको यूज आ जाता है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस करें अच्छे से। प्रैक्टिस ही एकमात्र तोड़ है इस चीज का। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पे। यही है करता धरता, यही है जो आपको पास फेल और रैंक दिलवाएगा, कैडर दिलवाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, इसीलिए इसको मेन एग्जामिनेशन कहते हैं। और जो मेन एग्जामिनेशन है इसमें एक्चुअली दो पार्ट आते हैं, एक रिटन टेस्ट आता है, एक इंटरव्यू आता है। पर जनरली इंटरव्यू अलग ही रखा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली मेन एग्जामिनेशन का ही पार्ट है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 7+2 पेपर्स होते हैं। मैं क्यों 7 और 2 ऐसा टोटल 9 पेपर को दो अलग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दो पेपर होते हैं ना, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना होता है। यहाँ पर आप जो स्कोर करेंगे वो आपके टोटल में जुड़ेगा नहीं। इसके अंदर सिर्फ आपको 75 मार्क लाने आउट ऑफ 300। तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब होता यह है कि इसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और एक पेपर होता है कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना होता है। जनरली लोग गुजराती और हिंदी चूज करते हैं गुजरात से, या तो वो गुजराती ले लेते हैं या तो वो हिंदी ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है, पर इसको लाइटली नहीं लेना है। मेरे खुद के पहचान में से बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने इस पेपर को लाइटली लिया और किसी एक पेपर में फेल हो गए। और अगर ये पेपर पास नहीं कर पाओगे तो यहाँ तक जा नहीं पाओगे। ये पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। लिख तो 9 साथ में ही लोगे, पर पहले ये चेक होता है, उसके बाद आपके 7 पेपर चेक होते हैं। जैसे सीसेट में पहले पेपर 2 चेक होता है, उसके बाद पेपर 1 चेक होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये 2 पेपर चेक होते हैं, उसके बाद ये 7 पेपर चेक होते हैं। अब इस 7 पेपर में फिर आएगा 2 + 4 + 1। ये 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। आपको कोई एक ऑप्शनल लेना होता है आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 26 और 27 सब्जेक्ट्स। उसमें से कोई एक ऑप्शनल आपको रखना पड़ता है। इसके 250 मार्क के 2 पेपर होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। आपका ऑप्शनल वो है जो आपकी नैया डुबा भी सकता है और आपकी नैया तैरा भी सकता है। तो ऐसा है कि आप इसको सबसे सीरियसली लेंगे और ऑप्शनल को चूज करते समय आप आपकी स्ट्रेंथ और आपका इंटरेस्ट दोनों चेक करेंगे। देखो आपका स्ट्रेंथ भी चेक करना है, आपका इंटरेस्ट भी चेक करना है, उसके साथ एक और चीज चेक करनी है जिसकी बहुत से लोग बात नहीं कर रहे या बहुत नहीं कर रहे होते, कि ट्रेंड क्या चल रहा है यूपीएससी में। ऑप्शनल लेते समय ट्रेंड जरूर देखें आप। मैं ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को समझिएगा। यूपीएससी क्या करता है कि समय समय पे कुछ ऑप्शनल्स को फेवर करता है और कुछ ऑप्शनल्स को डिसफेवर करता है, और कुछ ऑप्शनल्स की वो बैंड बजा देता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो मैंने जब मेरा पहला अटेम्प्ट 2012 में दिया था, 2011 2006 से लेके 2011 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। बहुत से सिलेक्शन हो रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। और 2012 में जब पहली बार मैंने मेंस लिखा तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैंड बजा दी। ऐसी बैंड बजाई कि
एक भी सिलेक्शन नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उस साल, एक भी नहीं। और इतना हार्ड पेपर कि लोग जो है इतने सालों से तैयारी कर, मैं खुद 5-6 साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था, मेरे जो मार्क्स थे वो तो अनएक्सपेक्टेड थे और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कितना पुअर स्कोर होगा मेरा। तो मेरा पहला अटेम्प्ट इतना बुरा रहा मेंस का कि मेरी जो हिम्मत थी वो कई बार टूट गई कि भाई हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर 2013 से एक ही ऑप्शनल हो गया, तो कृपा हो गई कि फिर एक ही ऑप्शनल से जो मेरा सिंधी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है उसको फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया और फाइनली 2019 के बैच में सिलेक्शन हो गया। तो जो था इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एट प्रेजेंट क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो PSIR बहुत, पॉलिटिकल साइंस एंड IR बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चल रहा है। एंथ्रो जो है ये चल रहा है, ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स है। मैथ्स ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसका कभी ट्रेंड जाता ही नहीं। तो कुछ सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, ये कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हैं। फिर पबैट फिर अब ट्रेंड में आया है, लोग अब फिर पबैट से सिलेक्शन लेने लगे। तो कुछ ऑप्शनल्स अभी एट प्रेजेंट ट्रेंड में है। अब फिलोसॉफी कुछ टाइम तक बहुत अच्छा ट्रेंड में था, 2000 मेरे ख्याल से 14-15 तक। फिर अब फिलोसॉफी जो है उसके में इतना स्कोर नहीं आ रहा। तो कुछ सालों तक यूपीएससी फेवर करता है, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है उस सब्जेक्ट को वो लोग स्केलिंग में गिरा देते हैं। स्केलिंग प्रक्रिया क्या है वो किसी को नहीं मालूम। आपका पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया होगा, आपको एक्सपेक्ट होगी कि भाई 200, 250, 300 तक स्कोर चला जाएगा, स्कोर आ जाएगा बहुत कम और आप जो है सिलेक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो कई बार ऐसा होगा कि इन सब्जेक्ट्स में आपको 300 प्लस आ जाएंगे और कई बार ऐसा होगा कि आपको 200 आने तक भी आपको प्रॉब्लम लगेगी या 220 तक आप निपट जाओगे। तो फिर इस केस में होगा कि 220 में तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं तय है, क्योंकि 220 सिलेक्शन वाला स्कोर नहीं है, ठीक है ना। एटलीस्ट अच्छे रैंक के लाने के लिए आपको 280 प्लस लाना ही पड़ता है ऑप्शनल में, तो आपकी कुछ बात बनती है, नहीं तो आपकी बात भी नहीं बनेगी। तो इसके लिए मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि ऑप्शनल चूज करते समय आपका इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के अलावा आप उसको इतना लंबा टाइम पढ़ पाओगे कि नहीं और ट्रेंड क्या चल रहा है। इस केस में लिटरेचर एक सेव ऑप्शनल माना जाता है, ठीक है ना। अगर आप गुजरात से हैं तो अगर आप गुजराती लिटरेचर वगैरह सोच रहे हैं तो एक सेफ ऑप्शनल माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कभी बैंड नहीं बजाता। हो सकता है कि कभी वो आपको 300 ना दे, पर आपको कभी 220 भी नहीं देगा, क्योंकि ये एक स्टेबल सब्जेक्ट है। ये आपको एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल 260 से लेके 280 के बीच में कहीं रख देता है। फिर उसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप कुछ और सूझ नहीं रहा और आप गुजरात से हैं और आपको कोई कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाने का भी मूड नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लिटरेचर ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से है। अब 4 जीएस के पेपर है। GS1 जो है इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री नहीं। इसके अलावा हमारे पास है कल्चर, इसके अलावा है हमारे पास ज्योग्राफी, सोसाइटी, इसके अलावा है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री और है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं जो पेपर 1 में आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न है, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे उसके बाद जो पीछे समरी है उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि समरी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे मॉडर्न इंडिया की तो उसके अंदर पहले पूरा समझाया हुआ है, उसके बाद शॉर्ट में उसका समरी दिया हुआ है हर चैप्टर में, चैप्टर के पीछे। तो एक बार आप वो समरी थोड़ी सी देख लीजिएगा और आप जो इसमें पढ़कर आएंगे प्री के अंदर उसमें आपके लगभग सारे फैक्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। वो फैक्ट्स और यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको मेन एग्जामिनेशन में इंडियन हिस्ट्री को लिखने में मदद करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्ट्री में कोई विशेष कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुमित पता नहीं कितने सारे बुक्स आते हैं, मतलब कई सारे तो मैं बुक्स का नाम भी नहीं, पहली पहली बार दूसरी तीसरी बार सुनते हैं लोग मेरे पास अजीब अजीब से बुक के नाम लेकर आते हैं। इतना नहीं पढ़ना भाई, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब कल्चर जो है उसके लिए वही जो नितिन सिंघानी आपने वही पढ़ी थी, यहाँ पर भी वही पढ़नी, इसके अलावा कुछ विशेष करना नहीं है आपको, वही नितिन सिंघानी। ज्योग्राफी के लिए वही महेश कुमार बर्नवाल। सोसाइटी के लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सोसाइटी के लिए हम लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं 11th-12th की, बिल्कुल काम का नहीं है भाई। आपको यहाँ पर जो करंट पढ़ोगे वो करंट ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तो महिलाओं के क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर जो एल्डरली वुमेन है या एल्डरली जो लोग हैं उनके क्या प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन के क्या प्रॉब्लम है, कल्चर जो है वो कैसे वेस्टर्न कल्चर से डोमिनेट हो रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में सोसाइटी के बहुत से मुद्दे चल रहे होते हैं,
वहीं के नॉलेज को यूज करके आप लिख पाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक अच्छे क्लास के नोट्स ले लीजिएगा, एक अच्छे क्लास के नोट्स ले लीजिएगा, सफिशेंट है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे इतनी ज़्यादा मेहनत, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आएंगे तो उस नोट्स में से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा क्वेश्चन आपको तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर भी बैठे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कई बार कि हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को भी जीएस के वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, है ना। तो इसको लेकर आप जो नोट्स पढ़ेंगे वो आपके पास 200 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। उतना अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके विशेष में कुछ आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगला है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th स्टैंडर्ड की, जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस समझाया हुआ है। उतना अगर आप ठीक से ढंग से कर लेंगे तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे आपको कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अगला है जीएस2। जीएस2 क्या है, तो जीएस2 जो है वो है पॉलिटी, एक है पॉलिटी और एक है आईआर। ये दो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी और आईआर, ठीक है ना। टोटल ही करंट अफेयर्स पढ़ना है इस पे। इसके अंदर एनसीईआरटी जो ये लक्ष्मीकांत पढ़नी थी वो आप ऑलरेडी प्री में पढ़कर आए हैं। उसके अलावा विशेष कोई अलग से फिर से कोई बुक उठाया जाए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मैं जो पहले आपको बोल रहा था कि अगर आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं किसी क्लास वगैरह के, आप आपके खुद के हैंडराइटिंग से बना देते हो, तो मेंस में जाने से पहले अपने एक वो नोट्स पढ़ के जाना। फिर यहाँ पर वो गलती मत करना कि आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठ के पढ़ना शुरू करो, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। 4 महीने का टाइम रहता है प्री के बाद, और 4 महीने में अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो 1.5 महीना तो लक्ष्मीकांत ही खा जाएगा आपका, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप कब पढ़ोगे। इसीलिए हर चीज़ के लिए जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स कहीं अवेलेबल हो जाते हैं आपकी खुद की हैंड राइटिंग में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईआर तो टोटली करंट अफेयर रहता है, इसके लिए कोई बुक वगैरह मत पढ़ना भाई। आईआर के लिए बहुत से लोग आते हैं कि सर ये बुक पढ़ लें, और लोग सजेस्ट भी कर देते हैं कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। करंट में से ही इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा कभी भी। इसके लिए आपको स्पेशली कोई अलग से मेहनत करने की या अलग से कोई बुक खरीद के पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है जीएस2। जीएस3 आता है इको, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा आता है बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। इकोनॉमी जो रहती है जो आप प्री में पढ़कर आए हो उतना ही, उसके अलावा करंट अफेयर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप कोई भी एक अच्छा मैगजीन कुछ मटेरियल पढ़ सकते हैं। इग्नू का मटेरियल इसके लिए बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा उसको। इग्नू के मटेरियल में से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेन एग्जामिनेशन में, तो ऑफकोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इग्नू बढ़िया है। लास्ट 5-6 साल से इग्नू के मटेरियल में से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। तो अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो इसको आप देख लीजिए। साइंस एंड टेक फिर यही करंट, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में 2 चीज़ें मिलाकर आप पढ़ेंगे। शंकर आईएएस जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं एक उसको पढ़ेंगे, प्लस करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे। तो इतने में आपका पेपर 3 जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आएगा पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स के लिए मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स एक्चुअली बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। एथिक्स बहुत छोटा सब्जेक्ट है, और तीनों पेपर में से तीनों पेपर के कंपैरिजन में सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे इजी सब्जेक्ट। पर प्रॉब्लम ये रहता है कि इसको समझना बड़ा कठिन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एथिक्स का कोई भी मटेरियल पढ़ने से कभी नहीं आएगी। बहुत से लोग होंगे वो आपको लेक्सिकन कह रहे होंगे, लेक्सिकन थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है ना। एग्जाम्पल्स हैं इस बुक के अंदर, सिर्फ वो बताया हुआ है कि ये थ्योरी ये कहती है, ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है 1-2 बार पढ़ लिया ठीक है, पर अगर आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उन कंसेप्ट का तो दैट इज ऑफ नो गुड यूज। तो मैं तो कहूंगा कि भाई कोचिंग अगर कहीं से मिल जाती है, भले पेपर 4 की ही कोचिंग ले लो, पर ले लो, आपको बहुत हेल्प करेगी। और उस कोचिंग का ही मटेरियल अगर आप 2-5 बार अच्छे से पढ़ गए उतना ही मोर देन सफिशिएंट है पूरा का पूरा पेपर 4 हैंडल करने के लिए। तो माय पर्सनल सजेशन इज कि गो फॉर कोचिंग एंड रीड लेक्सिकन वंस, दैट इज डन एंड डस्टेड। इसके लिए फिर और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब अगला जो बच गया दैट इज
ऐसे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो है इन्होंने इस पेपर ने लोगों का जीवन बनाया है और इसने लोगों का जीवन खराब किया है। ऐसा हुआ है कि सब पेपर अच्छे गए पर ऐसे में जो है स्कोर ढंग का नहीं आया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया। यहाँ पर हमसे 125 मार्क का एक ऐसे 2 ऐसे पूछे जाते हैं। 250 मार्क का जो होता है टोटल एक ऐसे का पेपर होता है। देखो ऐसे के लिए कोई अलग से तैयारी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई मटेरियल पढ़ा जाए या कुछ ऐसा पढ़ा जाए, बिल्कुल नहीं। आप जो करंट अफेयर की तैयारी करोगे उसमें ये ऐसे जो होगा वो अंदर इंक्लूड हो ही जाएगा। उतना मटेरियल उतना नॉलेज आपके पास आ ही जाएगा कि आप ऐसे के पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, ट्रस्ट में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ विशेष ऐसे के लिए आपको करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोट्स वगैरह आपको थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार जितनी बार भी मैंने यूपीएससी दिया वो काम भी आया, स्कोर भी अच्छा हो गया। तो मैं क्या करता था, जैसे कि गांधी के एजुकेशन पे कोट्स, गांधी के विमेन पे कोट्स, गांधी के पॉवर्टी पे, फिर मार्टिन लूथर किंग के कुछ कोट्स, उसी तरह से कुछ बड़े बड़े जो भी उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रहे थे उन लोगों का जो था, मैंने कोट्स वगैरह गूगल करके अपने नोट्स पे बना दिया था। और जब भी मैं नोट्स क्वेश्चन देखता था, मुझे लगता था कि मेरा कोट यहाँ पर एप्लीकेबल है, मैं कोट लगा के अपने ऐसे को शुरू करता था। और इट वर्क, इट हैज़ वर्कड, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इससे ज़्यादा ऐसे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करें और एक ऐसे को 1.5 घंटे के अंदर खत्म करने का प्रयास करें। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। अगर आप टाइमिंग को नहीं मैच करोगे, अगर यहाँ पे आपने 1.25 घंटे ले दी तो दूसरे वाले ऐसे में आप कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, क्योंकि 2 ऐसे लिखने हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1.5 घंटे के अंदर ऐसे को समाप्त किया जाए। और ये प्रैक्टिस से ही आता है। मैं हर संडे को 3 ऐसे लिखता था, हर संडे को 3 ऐसे लिखता था। तो वो मेरे को उसमें से हुआ ये कि मैंने टोटल 2 महीने यानी कि 8 वीक 3 ऐसे लिखे, तो टोटल मैंने 24 ऐसे लिखे थे मेरे एग्जाम में जाने से पहले। और उसमें से एक ऐसे जो था वो रिपीट हो गया मेरे पेपर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ऐसा भी कई बार होगा कि ऐसे रिपीट हो जाएगा आपका। और उसमें होगा ये कि आपको पूरा फ्रेमिंग, पूरा नॉलेज, सब कुछ जो है इजी हो जाएगा आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट है ऐसे के लिए। आपको कुछ अलग से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे के लिए एक प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है। और जो कोट्स हैं जो मैंने बताया आपको कि अलग अलग बड़े बड़े स्कॉलर्स या ऑथर्स या जो थिंकर्स हैं या इवन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके अगर कुछ कोट्स कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जिनको पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है, अगर उतना ही कर दोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे के लिए और कुछ स्पेशल कुछ करने की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। इस चीज़ को आप अगर ढंग से करेंगे तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, इतना इतना सब करने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद, तो फिर यहाँ पर फिर वही चीज़ आएगी, वो आएगी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और उसका द्वारा दिया गया फीडबैक। अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे या आपको लगता है कि भाई मेरे को फीडबैक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ टेस्ट लिख दूंगा, तो लेट मी टेल यू, आपकी तैयारी सिर्फ पढ़ने के बाद और मॉक टेस्ट देने के बाद 60% ही हुई है। 40% आपका जो मॉक टेस्ट का फीडबैक है वो 40% कवर करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फीडबैक जरूर लें। और ये सब आपका जो पढ़ा है, अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि सब पढ़ने के बाद मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम में लिखूंगा, तो आप अभी भी जो है पूरा कंसेप्ट समझ नहीं पाए। क्योंकि ये जो स्किल है, यानी जो गेम है, ये नॉलेज का नहीं, स्किल का गेम है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समझिए कि आप पास हो ही नहीं सकते। या आप ये मान के चले हैं कि भाई मैंने पढ़ लिया है, लिखूंगा डायरेक्टली मैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में कोई ब्रह्म ज्ञान आएगा मेरे को और मैं डायरेक्टली मेरा हाथ लिखना चालू कर देगा। तो लेट मी टेल यू, मैं 5 बार ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है। छठी बार जब मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया तो मैंने एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 750 क्वेश्चंस मैंने लिखकर प्रैक्टिस किए थे। और उसमें से 30 क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में रिपीट हो गए थे, मेन एग्जामिनेशन में। तो 30 टोटल मेरे को क्वेश्चन लिखने होते हैं 80, हर एक के अंदर 20-20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से अगर 30 क्वेश्चन मेरे रिपीट हो गए तो मेरे लिए तो बहुत हो गया, उतना तो मोर देन सफिशिएंट है। 30 क्वेश्चन ही रिपीट करवाने, ज़्यादा तो रिपीट करवाना नहीं। बाकी तो हम लोग 50 तो खुद ही मैनेज कर सकते हैं, 30 में ही स्पीड चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको वो है कि मॉक टेस्ट को आप कभी निग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट ही होगा जो आपको पास करवाएगा और जो आपको फेल करवाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिखूंगा और पास हो जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता है।
ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, कभी नहीं, तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। और अगर कोई आपको कहता है कि मैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में लिखता हूँ और पास हो गया हूँ, तो वो इंसान झूठ बोल रहा है। उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस तो उसको लिख के जाने ही पड़ेंगे, ऐसे तो एटलीस्ट 25-30 ऐसे तो उसको लिख के जाने ही पड़ेंगे, तब जाके उसको मालूम। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक अगर आप नहीं ले रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मेरे जो गुरु थे उन्होंने बताया था, और मैं हर जगह पे कहता हूँ कि पढ़ने से पढ़ना आता है, लिखने से लिखना आता है, और बोलने से बोलना आता है। तो अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, और आप ऐसा पढ़ने से पढ़ना प्री है, लिखने से लिखना मेंस है, और बोलने से बोलना इंटरव्यू है। तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आप मॉक इंटरव्यू देंगे, जितना हो सके उतने मॉक्स देंगे आप, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैं ढंग से बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे जो क्वेश्चंस जो थे उसको मैं ठीक से एड्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो नाउ इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ, नॉट द गेम ऑफ नॉलेज, इट इज द गेम ऑफ स्किल एज वेल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कि अगर आप यही सोच के चलें कि मैं हर जगह के हर बुक्स को पढ़ के हर चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करके और डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाऊंगा, तो यू आर कमिटिंग अ वेरी बिग एरर। बेटर ये रहेगा कि आपने पढ़ लिया, एक बार नॉलेज आपको आ गया, अब आप उस नॉलेज को टेस्ट करें अपने टेस्ट के दौरान। ऐसा भी होगा कि कई बार आप जब लिखने बैठे हैं, या इवन आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो आपके द्वारा जो पढ़ा हुआ मटेरियल है उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, ऐसा भी होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, नहीं पूछे जा रहे तो नहीं पूछे जा रहे। जब आप टेस्ट लिख रहे हैं तब देख लो उस पेपर को या उस क्वेश्चन को, तब देख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कैसा लिखूंगा, क्योंकि सब कुछ तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते। या आप में से कुछ लोग अगर ऐसा मान के चले हैं कि मैं टेस्ट उस दिन दूंगा जिस दिन मेरा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप गलत दिन का इंतजार करके बैठे हैं, क्योंकि आपके जीवन में यूपीएससी के फील्ड में कभी ऐसा दिन नहीं आना है जहाँ पे आपको सब कुछ पता हो गया हो। क्योंकि अगर सब कुछ पता भी होगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पूछ लेंगे जहाँ पे आपको लगेगा भाई ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा दिन कभी नहीं आना आपके जीवन में जहाँ पे आपका सब कुछ प्रिपेयर हो रहा हो और आप कहोगे हाँ अब मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। आपको टेस्ट देते देते ही सीखना है ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूं यहाँ पर, आप लिखेंगे तो उसको मैं आपको लाइव क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा, अगर कोई। हाँ, अभी मेरे को एक एक विवेक हैं, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों को करंट अफेयर के नोट्स बनाने चाहिए, तो मेरा जवाब है नहीं। आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हाईलाइटर का यूज करके उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। नोट्स वगैरह जो है आप फिर दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करें। नोट्स वगैरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, बेसिक जो टॉपिक्स है जैसे हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटी के बेसिक उसके नोट्स बनाए, आईआर के बेसिक है उसके नोट्स बनाए। बाकी आपको करंट अफेयर के लिए एक्सक्लूसिवली नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको हाईलाइट पॉइंट करें, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे नोट्स बनाने से अच्छा है उसकी जगह पे आप टेस्ट पे अपना टाइम दो, ज़्यादा दें। सी सेट की नेगेटिव मार्किंग होती है बाबा, 1/3 नेगेटिव होती है। 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसका आप 1/3 कर दें तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ जो होगा वो नेगेटिव मार्क होगा, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग। अब 0.86 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और हाँ मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। फिर है कि इंटरव्यू प्रोसेस, तो इंटरव्यू प्रोसेस भाई बहुत ही डाइसी है, किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं कि वो इंटरव्यू में क्या जज करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कूल काम और उनके रिस्पेक्टेबल क्वेश्चंस को एकदम आप रिस्पेक्ट से अगर आप ट्रीट करके आते हैं तो एक ठीक ठाक स्कोर आपको जरूर मिल जाता है। क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम होते हैं। जनरली जो आपका जो डेफ होता है, जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है एक्चुअली, तो उससे बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाँ ये है। फिर है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आईआर मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ, इंडिया के चाइना के साथ, इंडिया के अमेरिका के साथ, इसको आईआर कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लीज। अच्छा, अभी जो मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा कुछ टाइम के लिए क्वेश्चंस रोकें, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनको आंसर दे दूं। तो पहला था कि 2024 में मेरे को अटेम्प्ट देना है, आयुषी जी मुझसे पूछ रही हैं, तो यूपीएससी के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके पास बहुत टाइम है एट प्रेजेंट। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप जितने भी बुक्स आपने देखा उसको एक बार अच्छे से रीड कर लें, और अगर पॉसिबल हो तो अपना अगर समय बचाना चाहते हो तो कहीं पे कोचिंग वगैरह ले लें। देखो मैं पर्सनली कोचिंग को जो है वो मानता हूँ कि कोचिंग लेनी चाहिए,
उसका रीज़न है कि वो बहुत सा समय आपका बचा देती है, आपको सही डायरेक्शन देती है। वहाँ पे आपको वो लोग मिल जाते हैं जो खुद फेल और पास दोनों होकर आए हैं, तो आपके समय का सदुपयोग होता है। क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, और हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसके लिए सब गलतियां खुद करके सीखने से अच्छा है कि उन लोगों से हम लोग सीख लें जिन्होंने गलतियां की हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप खुद से गलती करें, उसके बजाय कि जिन्होंने गलती की है उनकी हम मदद ले लें। फिर है कि अच्छा ही, जस्ट अ सेकेंड। फिर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि सर आई एम इन गांधीनगर गुजरात, कैन आई स्टार्ट विद कोचिंग इन प्रिलिमिनरी? हाँ, कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी की कोचिंग जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो मेहुल जी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे हम लोग जॉब के साथ जो है वो प्रिपेयर करें। तो देखो यार, आपका जॉब तो ऐसा होना ही चाहिए जहाँ पे आपको सपोर्ट मिले आपके स्टाफ से और आपके सुपीरियर से। मैं अकाउंट ऑफिसर था और मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, इसकी वजह से मैं क्रैक कर पाया। अगर आप कोई हेक्टिक जॉब में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप जॉब ऐसा ले लें जहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प रहे, या तो आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह जो है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा सजेशन है मेहुल जी को। भाई थोड़ा रुकें भी, आंसर तो देने दें। कोई बात नहीं, अगर आप प्रीलिम की टेस्ट देने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते विवेक जी तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलतियां सीखेंगे, आप रिवाइज नहीं भी करेंगे तभी भी आपकी ब्रेन के अंदर वो चीज़ रहेगी। टेंशन ना लें, रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कभी रिवाइज नहीं करके गया था और काम हो जाता है। फिर शुभम मुझसे पूछ रहे हैं कि नोट सारे स्टैटिक सब्जेक्ट के बनाना जरूरी है। देखो प्री में तो नोट्स बनाने की बात ही नहीं, क्योंकि प्री में वो कुछ भी पूछते हैं। मेंस में थोड़े बहुत नोट्स बनाना पड़ेंगे, क्योंकि सारा आपको 4 महीने के अंदर रिवाइज करने की जरूरत, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तभी तो मैंने कहा ना, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो पीछे ऑलरेडी समरी दी हुई है, तो उसका नोट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। कल्चर में नितिन सिंघानिया 1-2 बार पढ़ लेना, और अगर हो सके तो अगर कहीं से नोट्स अवेलेबल हो जाए तो वो अपने हाथ से उस नोट्स को रेडी कर देना, या कहीं से कोचिंग ले लेना। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नावल सफिशिएंट है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन बुक है। करंट तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं, हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैंने खुद से कहा कि नोट्स अवेलेबल करवा लो। पोस्ट इंडिया एनसीईआरटी कोई बड़ा बुक नहीं है, तो वो मैनेजेबल है, ठीक है ना। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? देखो यार, इंग्लिश है ना रीडिंग से ही इंप्रूव होती है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कोचिंग ले लें, तो वो ग्रामर वगैरह सिखाता रहेगा, वो उतना कोई काम का नहीं है मेन एग्जामिनेशन में। बेटर है कि आप खुद से लिखते रहें, खुद से पढ़ते रहें, और रीडिंग करते करते अपने आप इंग्लिश सुधर जाती है, ट्रस्ट में। न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो 6 महीने के अंदर ही आपको खुद को लगेगा कि मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई है। तो रीडिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। फिर था सोशल जस्टिस में करंट अफेयर ही पढ़ना है, सोशल जस्टिस नहीं है, वो सोसाइटी है, ठीक है। मेन आंसर राइटिंग पे टिप्स सर, देखो पहले दिन जब आंसर लिखने बैठोगे तो 45 मिनट्स तक लग जाएगा एक आंसर खत्म करते करते। फिर धीरे धीरे 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, तो एटलीस्ट एक आंसर आप लिखना शुरू करें। टिप्स इसकी ऐसी है कि आंसर ऐसा लिखें कि चेकर को एक ही बार में पढ़कर मालूम पड़ जाए कि आपने क्या लिखा है। कुछ लोग ऐसा आंसर लिखते हैं कि चेकर को जो होता है वो चैलेंज कर रहे होते हैं कि ढूंढ मैंने कहा और क्या लिखा है। ऐसा मत करें, बहुत ही इजी गोइंग आंसर लिखना है आपको। आपको चेकर का जीवन आसान बनाना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट्स में पूछा गया होगा, एक एक पार्ट को सेपरेटली हेडिंग देकर आंसर करें तो बेटर रहता है। हाँ, मैकबुक हर बुक की, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट आती है, बिल्कुल, ठीक है ना। सर प्रीलिम कितने टाइम पहले मॉक? 2 महीने, 2.5 महीने पहले आपको मॉक देना चालू करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 32 एज होती है और 6 अटम्प्ट होते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी आशीष जी, और उसके बाद कोचिंग की अगर नोट्स अवेलेबल हो जाती है तो फिर आप लक्ष्मीकांत को एज अ रेफरेंस बुक यूज करेंगे, और बाकी आप कोचिंग का मटेरियल ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा बार बार उस बुक को पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सोलंकी जी आपको सी सेट को, बहुत ही, जो भी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैंने चर्चा की। प्रैक्टिस इज द की फॉर सी सेट, प्रैक्टिस के बिना नहीं चलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं हर्षवर्धन जी, तो प्रीलिम का सिलेबस खत्म करने में 6 महीने लग जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। और अगली बार जब दोगे तो आपका 2-2.5 महीने के अंदर ही सब कवर हो जाएगा, पर फर्स्ट टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 6 महीने लग जाते हैं। ऐसे की वर्ड लिमिट होती है 1000 से 1200 वर्ड की, आपको ऐसे लिखना पड़ता है।
कौन सी, अच्छा मेरे को केडीवी सीरिया जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि डिग्री के साथ क्लैश नहीं होगा, तो किस डिग्री की आप बात कर रहे हैं? आप प्लीज आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करें और थोड़ा सा क्वेश्चन क्लैरिफाई करें, तो मैं उसका आंसर आपको देता हूँ। आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका राइट टाइम होगा जब आप थर्ड ईयर में आए, है ना। सेकेंड ईयर आप थोड़ा सा मजे ले सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर इस सेकेंड ईयर में शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा। पलक जी जो है, पलक राजपूत जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको अभी टाइम है आपकी डिग्री में तो आप शुरू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको हेल्प रहेगी ही रहेगी। गवर्नेंस एंड सोशल, जो गवर्नेंस मतलब पॉलिटी है, उसका कोई अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर जो है वही आप पढ़ें। महेश कुमार बनो हिंदी में भी है, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। निशिता जी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। विच लेवल? बिल्कुल सिंपल लेवल ऑफ इंग्लिश ही चाहिए भाई उनको, कोई ऑर्नामेंटल बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश चाहिए, उतने में काम हो जाता है। कर सकते हैं आप, जो है जूलॉजी के साथ आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी से शुरू कर देंगे तो बेस्ट है। मैंने तो ट्वेल्थ के तुरंत बाद शुरू कर दिया था, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए सर ये मेरे को पता नहीं है, मेरा ऑप्शनल जो था वो लिटरेचर था, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं उसके बारे में। नहीं, पूरी करंट अफेयर की मैगजीन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट हाईलाइटेड है आशीष जी उसी को ही आपको दोबारा पढ़ना है। बिल्कुल स्केलिंग होता ही है कल्पना जी, हर चीज़ में आप स्केलिंग, आपका बैकग्राउंड वाला ऑप्शनल हो कि नहीं हो, स्केलिंग तो रहेगा ही रहेगा, उसके पास हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई उसका रास्ता नहीं है। जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, पर जीसी लियोंग सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अच्छा है। जो मुझसे पूछ रहे हैं खुशी, आपको जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए अच्छा है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके लिए आपको दूसरा कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ही। मैं तो बीकॉम ग्रेजुएट हूँ हार्दिक जी, जस्ट बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। जयद्रथ जी जाडेजा मुझसे पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिए। भाई आपने टेस्ट नहीं दिया है अगर, तो आप अभी भी अनप्रिपेयर्ड हैं। 2021 में अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार आप बात कर लीजिएगा मुझसे फ़ोन पे, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर अभी भी इतना ज़्यादा आप पढ़ने से, मतलब इतनी ज़्यादा बात करने से पता नहीं चल रहा कि आप कितने ज़्यादा तैयार हैं, तो आप एक बार जो है मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, सर से नंबर लेकर, प्रियांक सर से, और फिर हम लोग फ़ोन पे आप डिस्कस कर लेंगे। कट ऑफ फॉर प्रीलिम हर बार वेरी करता है, कभी 108 भी गया है और कभी 98 भी गया है, कभी 95 भी गया है, तो हमारे पास कट ऑफ का कोई है नहीं, पेपर के लेवल पे डिसाइड होता है। हिंदी लिटरेचर आशीष जी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। डस प्रीलिम कवर मोस्ट पोर्शन, मोस्ट पोर्शन तो नहीं कहेंगे, पर यस यू गेट अ वेरी गुड बेस इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो प्री से स्टार्ट करना तो चाहिए। हाँ, अकाउंट्स एंड ऑप्शनल रह सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑप्शनल रह सकते हैं। इंग्लिश करंट अफेयर की मैगजीन कोई भी आप ले सकते हैं, विजन और वाजीराम दोनों बेस्ट हैं। 21 में ले सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा ना आप कितना प्रिपेयर्ड है मनीषा जी। 2023 में देना है तो कोचिंग से स्टार्ट करें, ठीक है। शॉर्ट में नहीं होता भाई, प्री यूपीएससी का वो शॉर्ट में एक जमाना था जब शॉर्ट में होता था विवेक जी। अब आपको जो है कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया चाहिए, हर एक टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो सजेस्टेड यही है कि आप एटलीस्ट जो है अच्छे से तो एक क्वालिटी मैगजीन पढ़े। डीआईसीएस के आप 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, वो तो करते रहें भाई, एमसीक्यूज तो सॉल्व करना जितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ें, 30 मिनट्स तो पढ़ें ही आप, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का आपको आइडिया होना चाहिए। बेस्ट करंट अफेयर मैगजीन कौन सी है? मैं विजन और वाजीराम को मानता हूँ, दोनों में से कोई एक भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों बढ़िया है। हाँ, आप लैंग्वेज यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी पेपर लिखना चाहते हैं और लिटरेचर आप गुजराती का लेकर गुजराती में देना चाहते हैं तो पॉसिबल है, ठीक है ना। वोरा जी जो मुझसे पूछ रही है उनका आंसर दे रहा हूँ।
डेली करंट अफेयर के लिए कौन सी साइट बेस्ट है? कोई भी ले लो, आईएएस बाबा, इनसाइट्स, इवन डीआईसीएस भी अच्छा है, आप कोई फॉलो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेहा जी दोनों में से क्वेश्चन पूछ रही हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जीपीएससी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जो है डिस्कशन हम लोग अभी जीपीएससी पे मूव करते हैं अपना। शुरू करते हैं, चलिए। चले जीपीएससी की बात कर लेते हैं। अभी देखो जीपीएससी जो है, यहाँ पर मैं जीपीएससी बहुत सी विभिन्न परीक्षाओं के बारे में जो है वो है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लास 1-2 की बात करूंगा, ठीक है ना, क्लास 1-2 की बात करूंगा। इसके अलावा दूसरी कोई मैं बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भाई, कोई पूरे भारत में कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई भी कहीं भी रहते हो आप जीपीएससी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब जीपीएससी जो है, इसमें प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, जैसे वहां पर एक सीसेट था और जीएस था, यहाँ पर दोनों ही जीएस के होते हैं। एक को जीएस 1 कहते हैं, एक को जीएस 2 कहते हैं। जीएस 1 के अंदर हमारे पास रहता है हिस्ट्री, कल्चर, इसके अलावा रहता है जियोग्राफी, सॉरी हाँ, जियोग्राफी एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, ये हमारा पहला सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर हमारे पास रहता है पॉलिटी, इको, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। ये जो है हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स रहते हैं यहाँ पर, जैसे वहाँ पर भी 8 टॉपिक्स थे। अब देखो यार, इनके सिलेबस में और हमारे सिलेबस में, यानी यूपीएससी के सिलेबस में और जीपीएससी के सिलेबस में कोई विशेष अंतर रह नहीं गया है। पहले जीपीएससी में होता ये था कि ये लोग एक वर्ड का ही ऑप्शन देते थे, अब इन्होंने भी यूपीएससी से इंस्पिरेशन ली है और अब ये लोग भी लाइन, मतलब वो वाक्य वाला, सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो अब ये धीरे धीरे ये भी यूपीएससी की तरफ मूव करना शुरू हुआ है। तो अगर एक बार मैं ऐसा कह दूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए जीपीएससी का प्री निकालना आसान है, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो वाक्य बिल्कुल राइट है। आप डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो जीपीएससी ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। इसमें कुछ बातें कवर नहीं होंगी, मैं बता देता हूँ कि क्या कवर नहीं होगा। देखो, हिस्ट्री में आपका गुजरात हिस्ट्री कवर नहीं होगा, गुजरात कल्चर कवर नहीं होगा, गुजरात की ज्योग्राफी कवर नहीं होगी। इसके अलावा पॉलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे इंडिया के लिए सेम है। इको में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक पूरे इंडिया के लिए सेम है, यहाँ पर कुछ गुजरात के करंट अफेयर आपको देखने पड़ेंगे। तो टोटल ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक्सक्लूसिवली अलग से कवर करना पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही स्कैटर्ड हैं। अगर आप गुजरात का जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे या गुजरात का हिस्ट्री पढ़ेंगे, गुजरात का कल्चर पढ़ेंगे, तो बहुत ही स्कैटर्ड है, मतलब कि एक जगह ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ पे कंप्लीटली आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जो गुजरात का हिस्ट्री है उसके लिए आप लिबर्टी का बुक पढ़ सकते हैं, पर वो भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेट मी टेल यू, मुझे इतना मज़ा नहीं आया पढ़ने के बाद। फिर कल्चर के लिए भी सेम, मतलब इसके लिए तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर कोई अच्छा हिस्ट्री या अच्छा गुजरात का कल्चर पढ़ाता है तो उसके पास से आप उसके नोट्स लेकर उसको पढ़ो, बजाय कि कोई बुक पढ़ो। क्योंकि इनका हिस्ट्री, जो गुजरात का हिस्ट्री है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वास्ट है। और उसमें से इतना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पूरा पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आएंगे, ट्रस्ट में। क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इतने छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि जिनको पूरा कवर करना पॉसिबल भी नहीं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एडवाइजेबल ये होता है कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देते हुए अगर कहीं से आपको किसी अच्छे कोचिंग की या अच्छे किसी सर की नोट्स मिल जाएं तो बेस्ट रहेगा। या फिर कोई ऐसा सर हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो कोई ऐसा सर हो जो इंग्लिश में, गुजराती में भले ही पढ़ाता हो पर इंग्लिश भी जानता हो, और अगर आपको नोट्स लिखवा दे तो मैं समझता हूँ कि सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा कुछ विशेष आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बुक बुक आप छोड़ दे, बुक बुक न पढ़े। मैंने पर्सनली जितनी बार भी जीपीएससी दिया, मैंने इस बार भी मेरा जीपीएससी मेंस है, मेरा जीपीएससी प्री में 204 स्कोर है, और मैं इस बार जीपीएससी मेंस लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी मेरा हो गया है। तो जो जीपीएससी प्री है जिसके अंदर मेरा 204 स्कोर है, उसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक्स हैं इस पे इतना इंपॉर्टेंस न देते हुए, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो हिस्ट्री और कल्चर जानते थे, उनको बुलाया और उनसे मैंने हिस्ट्री कल्चर सीख लिया। वो एक्चुअली हिस्ट्री और कल्चर खुद पढ़ाते हैं, कोचिंग में है, तो उनसे मैंने सीख लिया। उसमें से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और कुछ तो ऐसे थे जो किसी को नहीं आए। सेम मैंने ज्योग्राफी में किया, तो मेरा बहुत सा समय बच गया। मैंने लगभग सब कुछ है 20 to 30 डेज के अंदर ख़त्म कर दिया। अगर ये मैं खुद से पढ़ता तो शायद समय बहुत ज़्यादा लग जाता। तो मैं ऐसे करके है जो अपना समय बचा लेता हूँ। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गाइडेंस और कोचिंग को मानता हूँ क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है आपका। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अगर मान लो कि मैं किसी ज्योग्राफी वाले सर को बोलता हूँ कि मुझे गुजरात का ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो गुजरात के ज्योग्राफी के 4 से 5 बुक आते हैं, और 4 के 5 बुक पढ़ के उसमें से क्या काम का है और क्या काम का नहीं अगर मैं खुद निकालूं, तो बजाय कि मैं उसको पकड़ के बोलूँ कि मुझको तू सिखा दे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ 7-8 दिन बैठेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट बता देगा, तो मेरा काम हो गया। तो मैं क्यों फालतू में पूरा पूरा बुक पढ़ूं, जब मुझे इतना रेडीमेड मिल रहा है कि कोई आदमी पढ़कर मुझे उसका जो समरी है जो एग्जाम के लिए काम का है वो ऑन द स्पॉट बता देता है, तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं फिर। ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ। बाकी जो नोट, जो हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, बिल्कुल वही बुक्स हैं जो हम लोगों ने यूपीएससी के अंदर जो है वो डिस्कशन किया था। उसके लिए कोई अलग से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रैक्टिस करते रहना। अब आए मेन पे, इनका मेन और यूपीएससी का मेंस बहुत अलग पड़ जाता है। यहाँ पर एक पेपर होता है गुजराती का, एक पेपर होता है इंग्लिश का, एक पेपर होता है एसए का, और जीएस के 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और GS3। अब एक एक पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला है गुजराती का। इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो लिखने वाले होते हैं, वो लोग लिखवाते हैं आपसे। इसमें ऐसे, इसके अंदर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर राइटिंग लिखना पड़ेगा, प्रेस रिलीज लिखना पड़ेगा। और अब का जो ट्रेंड है वो गुजरात में भी, गुजराती पेपर में भी वो लोग करंट अफेयर रिलेटेड आपसे चीज़ों को लिखवाते हैं। जैसे डायलॉग राइटिंग, तो डायलॉग राइटिंग के अंदर आपको ये लिखवाते हैं कि आप एक अधिकारी हैं और आपका जूनियर आपसे बात करने आया है और वो कोई वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे बात कर रहा है, तो आप कैसे बात करेंगे। या गवर्नमेंट की इस वुमेन रिलेटेड स्कीम पे आपसे बात करना आया तो आप कैसे बात करेंगे। तो आपको स्कीम का नॉलेज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या गया है कि गुजराती में भी ये लोग अब करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछ रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर अच्छे से जानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, गुजराती में भी अब करंट अफेयर को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है। ठीक है ना। और जनरली ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब अगर आप इंग्लिश में है तो यहाँ पर भी सेम गुजराती वाला पैटर्न है। यहाँ पर ग्रामर जो होता है वो 20 मार्क का होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सब सब्जेक्टिव होता है। बाकी सब यहाँ पर भी प्रेस रिलीज, डायलॉग राइटिंग, इसके अलावा लेटर, ऐसे ये सब आपसे लिखवाया जाता है। देखो जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि जिस इंसान की इंग्लिश अच्छी होती है उसकी गुजराती तो रिलेटिवली थोड़ी पुअर होती है, और जिसकी गुजराती अच्छी होती है उसका इंग्लिश खराब होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो खराब है उस पर एक्सेसिव मेहनत करना चालू कर देते हैं। मान लो कि अगर मेरा गुजराती अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा है, तो मैं इंग्लिश को छोड़ के गुजराती के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दूंगा। भाई कंप्लीटली एक नई लैंग्वेज है, इसको कभी भी आप 6 महीने के अंदर सीख नहीं पाओगे। ये अगर आप करने की कोशिश भी कर रहे हो तो आप गलत दिशा में, गलत चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। बेटर ये होता है कि मैं गुजराती को जो बाकी सब एवरेज स्कोर लेकर आते हैं उतना सीख लूँ, और मैं इंग्लिश के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर इंग्लिश और गुजराती क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ का स्कोर आपके टोटल में जुड़ेगा। यहाँ पे जो आप स्कोर करेंगे वो आपके टोटल में जुड़ेगा। यहाँ पर एक पेपर 150 मार्क का होता है, 6 पेपर होते हैं,
900 का ये और 100 का इंटरव्यू, टोटल 1000 मार्क का पेपर बनता है यहाँ पे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसा मान के चलेंगे यहाँ जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा। और एक्चुअली सिलेक्शन में इन दो पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। गुजराती में भी आपको एक एवरेज स्कोर लाना पड़ता है, और जो इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ है तो इसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। इंग्लिश अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी वीकनेस है, तो एवरेज स्कोर यहाँ पर लाएं और गुजराती में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। दोनों में से एक में एवरेज और एक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर आपका आना चाहिए। और इसके लिए एक ही उपाय है कि अगर आपका गुजराती अच्छा नहीं है या इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप लिख कर प्रैक्टिस करें। राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत की होती है। मैंने पिछली बार जब दिया था तो मेरा गुजराती इतना अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, पर गुजराती मेरा इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने गुजराती में क्या किया था, मैंने गुजराती में सिर्फ लिखा था और एक सर को रखा था, और उसको बार बार मैं रोज 3 से 4 अपनी कुछ ऐसे या कुछ ना कुछ लिख कर मैं भेजा करता था, और वो मेरे को चेक करके मेरी गलतियां बताया करते थे। तो लिख लिख कर गलतियां सुधार कर मैंने 62 स्कोर ला दिया था, कि जो बहुत ही एवरेज स्कोर से भी 1-2 मार्क ऊपर है। तो ऐसा आप करके गुजराती में लिख लिख कर अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो है आप इस चीज़ को देखें। अब ऐसे जो होता है यहाँ पर यूपीएससी से ऐसे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर 3 ऐसे आते हैं, एक ऐसे 50 मार्क का होता है, और 150 मार्क जो होते हैं वो आपके टोटल ऐसे के होते हैं। और यहाँ पर ऐसे जो होते हैं 1 घंटे में एक ऐसे खत्म करना होता है। एक ऐसे का जो वर्ड होता है वो 600 के 800 वर्ड्स के आसपास का होता है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ता है। जनरली करंट अफेयर रिलेटेड ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जीपीएससी के अंदर। तो आप जो करंट अफेयर रेडी करेंगे, यहाँ पर भी राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। और वही आप कोट्स जो होंगे वो वहीं से रेडी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वही जो होगा हर हफ्ते आपको एटलीस्ट 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, और धीरे धीरे आप अपने ऐसे को सुधारते चले जाएंगे। GS1 के अंदर क्या आता है, तो GS1 के अंदर आता है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये आता है पेपर 1 के अंदर। इसमें कल्चर बहुत भारी पड़ता है, इतने अजीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कल्चर के लिए कि अच्छे खासे इंसान को उस क्वेश्चन को एड्रेस करने में जो होता है पसीना छूट जाता है। हिस्ट्री आप मैनेज कर जाएंगे, ज्योग्राफी आप मैनेज कर जाएंगे। जनरली GS1 के अंदर स्कोर लो रहता है, और ऐसा सबके साथ होता है कि जनरली पेपर में आप कम स्कोर करते होते हैं बाकी दोनों पेपर की कंपैरिजन में। इसमें कल्चर जो होता है, बहुत से लोग कल्चर को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है, जो कि लेना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप इतना सीरियसली पढ़ लोगे कल्चर को, फिर यहाँ पर वही होगा कि अगर कोई कल्चर पढ़ा रहा है, उसके नोट्स आपको हाथ में लग गए, तो एक बार उसको रेफर कर लेना चाहिए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन रहेगा आपको। GS2 के अंदर क्या रहता है, तो GS2 के अंदर रहता है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स। ये हमारा जो होता है वो सिलेबस में रहता है। पॉलिटी वही लक्ष्मीकांत में जो आप पढ़ेंगे वही यहाँ पर आएगा, या तो आपके जो लक्ष्मीकांत से बनाए हुए नोट्स हैं या किसी कोचिंग के नोट्स हैं वहीं आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं जो गवर्नेंस की बुक आती है, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की एक बुक आती है, वो रेफ़र कर सकते हैं अगर वो रेफ़र करना चाहें तो। अगर वो रेफ़र ना करना चाहें तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पेपर कभी नहीं उठाना। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल के नोट्स पढ़कर मैं यहाँ के पबेट को न्याय दे पाऊंगा, तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, ठीक है ना। उस दिशा में कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। बजाय उसका ये रहेगा कि गवर्नेंस का बुक उठाएं, उसको ठीक से करें। और जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। एथिक्स वही रहेगा जो आप यूपीएससी के पेपर 4 में पढ़कर आए। लेक्सिकन क्रॉनिकल आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पर सजेशन वही रहेगा कि कोई आपको सिखा देता है बैठकर तो सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आपका एथिक्स मेरे ख्याल से 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। GS3 क्या रहता है, तो GS3 है इको, GS3 है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक रहते हैं। इको वही लगभग इको में वो करंट के अलावा दूसरे कोई जगह से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं, करंट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये भी कंप्लीटली करंट अफेयर ही है। एनवायरनमेंट जो है वही शंकर IAS के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स। और जो करंट है वो तो मैंने बताया, या तो आप विजन से पढ़ सकते हैं या तो आप बाजीराम से पढ़ सकते हैं। दोनों के ऑलमोस्ट सोर्सेज सेम है, दोनों के ऑलमोस्ट जो है सिलेबस सेम है। यूपीएससी करते हो तो अपने आप जीपीएससी उसमें कवर हो जाता है। अगर जीपीएससी एक्सक्लूसिवली करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। हाँ, कुछ लोग अगर इंग्लिश मीडियम में अगर जीपीएससी की कोचिंग ढूंढ रहे हैं
तो बहुत ही मुश्किल है, गुजरात में कहीं नहीं मिलती। पर येस ऑफ कोर्स ये DICS जो है अब इंग्लिश में भी GPSC की कोचिंग देने की शुरुआत करने जा रहा है, तो उस केस में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। और इनकी टीम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप अगर चाहें तो आप DICS में आप जुड़ सकते हैं, और मैं भी यहाँ पर आऊँगा पर्सनली आपको कोच करने, क्योंकि मैंने भी GPSC में अकाउंट ऑफिसर का जॉब जो है वो क्रैक किया है, और उसमें मैं जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों का जो है जो GPSC या तो DYSP या तो डिप्टी कलेक्टर बनने का जो सपना है वो आपके साकार करने में कुछ मैं मदद कर पाऊँ। तो इस तरह से जो होगा वो हम लोग देख सकते हैं। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ देखो, यूपीएससी में आपको इंग्लिश लिखना है कि गुजराती हिंदी लिखना है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, पर एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज चूज करनी है आपको। अगर आप इंग्लिश चूज करते तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखेंगे, गुजराती चूज करते तो पूरा गुजराती में, हिंदी चूज करें तो पूरा हिंदी में यूपीएससी में। अब जीपीएससी में आपके पास एक फ्रीडम ये रहती है कि मान लो कि आप GS1 इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में लिखिए, GS2 आप गुजराती में लिखना चाहते हो तो गुजराती में लिखिए। इवन अगर आपको लगता है कि मेरे को GS1 के अंदर 4 क्वेश्चन इंग्लिश में बाकी सब गुजराती में लिखना है, तो भी जीपीएससी आपको छूट देता है, आप वैसा भी लिख सकते हैं। पर गुजराती में यूपीएससी में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, आप जीपीएससी में इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं, खाली पहला वाला पेपर आपको गुजराती में, बाकी पूरा पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी इंडिया का कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं स्टेट का, बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं हर्षवर्धन जी। 21 मार्च बहुत दूर है, आप डेली अगर 4 से 5 घंटे कोचिंग लेते हैं तो आप कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर अभी भी पर्याप्त समय है, लोगों ने 1.5 2 महीने में जीपीएससी का प्री निकाला हुआ है, आपके पास तो अभी भी फिर 3 महीने के आसपास का टाइम है। हिस्ट्री के लिए नोट्स, ये तो मैंने बता दिया कि आपको अरियन पब्लिकेशन की पढ़नी, अरियन मैकबुक पढ़नी पड़ेगी। और बस गुजराती आनी चाहिए कि नहीं कंपलसरी, पर एक पेपर में तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बाकी पूरा आप इंग्लिश में निकाल सकते हैं। इनका प्री का पेपर भी इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान हो जाता है। लेट मी टेल यू, गुजराती आपको एक पेपर में तो मैनेज करनी ही पड़ेगी, 150 मार्क का एक बार जो होगा आपको मैनेज करना पड़ेगा। गुजराती लिटरेचर के नोट्स गुजराती हिस्ट्री में कैसे चलेंगे यार, सब्जेक्ट ही अलग है, गुजराती लिटरेचर अलग सब्जेक्ट है, गुजरात की हिस्ट्री अलग है। जीपीएससी में कोई अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप मर्जी है उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 2 या 3 बार देने का मिल जाए मौका, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो कुछ सालों से रेगुलर आ रही है, अब पता नहीं कि अब ये एक मार्च में आएगी, और एक इंटरनल बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब एक जो है अभी मार्च में आ रही, पर अब एक नवंबर में भी जीपीएससी क्लास 1-2 आएगी। तो अगर आप अभी शुरुआत करते हो तो एटलीस्ट आपको 2 बार जीपीएससी देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। यूपीएससी में ऐसा होता है कि इंग्लिश वालों के सिलेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश और गुजराती में भेदभाव किया जाए। देखो यार, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि जीपीएससी अवॉइड करो, अगर आप जीपीएससी दे रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि यूपीएससी अवॉइड करो। दोनों नाव में एक साथ सवार होने की कोशिश करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। जीपीएससी मेंस की कोचिंग, तो अभी मतलब कौन से मेंस की कोचिंग, जो ये फरवरी में या जनवरी में होने जा रहा है उसकी कोचिंग की बात कर रहे हैं? आपके पास टाइम अभी कहाँ ज़्यादा पड़ा है मेंस की कोचिंग के लिए, तो आपके पास समय नहीं है, अभी कोचिंग कोई करवा भी नहीं रहा होगा। गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे, पहले आपने मुझसे पूछा होता तो शायद आपकी हेल्प करके मैं कुछ आपके लिए गाइड कर सकता था, पर एट प्रेजेंट तो आपने बहुत ही लेट क्वेश्चन पूछा है मुझसे। अब आप खुद से ही प्रिपेयर करें, कहीं ढूंढिएगा भी नहीं। अकाउंट अकाउंट ऑफिसर की मेंस के लिए आप प्रियंक सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगा, ठीक है ना। मैं खुद अकाउंट ऑफिसर रह चुका हूँ, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है अभी, पर आपकी जो भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो। एज क्राइटेरिया, आप 20 साल के हैं तो आप, और अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में है तो आप कुणाल जी दे सकते हैं आप जीपीएससी। 20 साल से लेके 35 साल तक जनरल कैटेगरी का इंसान दे सकता है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए 40 साल तक का है। हाँ मैं आऊँगा, मैं DICS में अहमदाबाद में लेक्चर लेने आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। मैं अभी मार्च तक यहीं हूँ, और मार्च तक जो होगा मैं DICS के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पर कोचिंग लेने आऊँगा, बिल्कुल।
वही जो ईपीएफओ के लिए कुछ अलग सा नहीं पढ़ना है, वही जो जीपीएससी यूपीएससी के जो मैंने प्री के सब्जेक्ट्स बताए थे ना, उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है ऐसा, उसके लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना। बीबीए वाले दे सकते हैं अगर उसमें अकाउंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो, कल्पना जी दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एसएससी सीजीएल का यार मुद्दा नहीं है यहाँ पर शुभम, आप फोन पे बात कर लीजिएगा मुझसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूपीएससी और जीपीएससी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप काम कर सकते हैं, आप प्रियांक सर से मेरा नंबर लेके मेरे को फोन पे बात कर सकते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन के लिए। यस यस, यूपीएससी कवर्स आईबी, बिल्कुल, मैंने भी जो आईबी का एग्जाम क्रैक किया था वो यूपीएससी की प्रिपरेशन पे ही किया था, बिल्कुल। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन इंग्लिश फॉर जीपीएससी फॉर प्रीलिम, बहुत इजी है, आप कोई भी एक अच्छी मैगजीन ले लें, दृष्टि के मैगजीन ले लें, चलेगा। इवन डीआईसीएस की मैगजीन भी चलेगी मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, जीपीएससी क्लास 1 टू कवर्स क्लास 3, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एग्जाम है गुजरात में, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 3 निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी फॉर इंटरव्यू, बाय रीडिंग मोर एंड मोर, द मोर यू रीड द मोर यू शाइन इन योर पर्सनैलिटी। बिल्कुल, जीपीएससी की प्रिपरेशन के बाद यूपीएससी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग यूपीएससी कर रहे थे, नहीं हो पाया और जीपीएससी में सेट हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले जीपीएससी से एक एग्जाम का एक जॉब सिक्योर कर लिया, बाद में यूपीएससी के लिए गए हैं, तो दोनों तरफ तरीके से आप कर सकते हैं। जीपीएससी यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा इजी है, पर यूपीएससी थोड़ा सा टफ है, तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज सिक्योर कर सकते हैं, कि पहले टफ जाके लाइट पे आ सकते हैं, और लाइट एक बार जॉब सिक्योर करके टफ पे जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर रहेगा कंप्लीटली कि आप कैसा चाहते हैं। 2020 का कमेंट मैं यही कहूंगा कि 2003 का बहुत ही डाइसी था, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, और इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू शाइन, तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर रेदर देन रीडिंग मोर। यस, यू कैन टेक फिजिक्स एज ऑप्शनल, निष्ठा जी जोशी जी जो मुझसे पूछ रहे हैं, यू कैन टेक फिजिक्स एज ऑप्शनल, देयर इज नो डाउट, पर इट इज एडवाइजेबल नॉट टू टेक। यू कैन टेक बट यू शुड नॉट टेक। चलेगी चलेगी, जीपीएससी के लिए विजन की मैगजीन चलेगी विवेक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास। ठीक है ना, जो क्लास है उसको मैं बता दूंगा एक बार, कि आप दोनों में से हिस्ट्री के फैकल्टी कौन है यहाँ पर। यहाँ पर हिस्ट्री के फैकल्टी में जो आएंगे वो होंगे विवेक अमीन सर, बहुत ही बढ़िया सर हैं, आप उनसे एक बार बात करेंगे, आपके जीपीएससी के हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन जो होगा वो बाकी नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। उनको खुद को 7-8 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैथ्स ऑप्शनल, यू कैन टेक। यस, पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड ऑप्शनल, यू कैन टेक। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यश जी जो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यश गांधी, कि उसमें 4 इंग्लिश में और 6 गुजराती में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यू कैन, जीपीएससी में ये पॉसिबल है, यूपीएससी में ये पॉसिबल नहीं है ना, यूपीएससी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्लास, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले आप टफ एग्जाम को क्रैक करने का सोचें यूपीएससी का, और साथ में अगर आपको लगे कि जीपीएससी दे देना है, पर ऐसा मत करना कि दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करो, किसी एक को पकड़ो पहले, या यूपीएससी को पकड़ो या जीपीएससी को पकड़ो। जीपीएससी पकड़ रहे हो तो पहले जीपीएससी क्रैक करने के बाद यूपीएससी का सोचो, और अगर पहले यूपीएससी सोच रहे हो तो पहले यूपीएससी को एटलीस्ट 2 साल ईमानदारी से दो, और बाद में जीपीएससी के लिए सोचो। दोनों को साथ में चालू करना बेवकूफ़ी है ना, किसी भी एक नाव में सवार नहीं हो पाओगे फिर। फ्रंटलाइन या योजना दोनों ही मैगजीन बेकार है, दोनों को ही छोड़ सकते हो अंजलि जी, है ना, दोनों ही ठीक है, अब इतना रिलेवेंट रह नहीं गया दोनों का। अगर आप विजन की या फिर वाजीराम की अच्छे से मैगजीन पढ़ते हैं तो ये सब कवर हो ही जाता है उसके अंदर, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ना फ्रंट लाइन इतना इंपॉर्टेंट है ना योजना इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो मैं क्लास में एड्रेस नहीं कर पाया, तो आप प्रियांक सर से पूछ के मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारे के सारे जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर सकूं।
मेरा नाम संदीप रूपेला है, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप प्रियांक सर से नंबर लेकर कर सकते हैं। हाँ, विजन की प्री और मेंस दोनों में चल जाएगा, ठीक है ना। आप प्रियांक सर से मेरा नंबर लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे हम लोग बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। और लेट मी अश्योर यू, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट, आई एम जस्ट अ बीकॉम ग्रेजुएट। बिकॉज मेरे को पहले से ही पता था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, बहुत अर्ली एज से मुझे पता था। तो मैंने बीकॉम के अलावा कभी कोई दूसरी डिग्री नहीं ली, क्योंकि पता था कि अल्टीमेटली मुझे यूपीएससी करना है। तो मेरे पास बीकॉम हो या बीएससी हो या इंजीनियर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रेजुएट ही होना था यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। और भी कोई डाउट है तो आप प्रियांक सर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ अश्योर करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में डीआईसीएस से बेस्ट कोई जीपीएससी में कोचिंग आपको अवेलेबल नहीं करवाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इवन गुजराती मीडियम में भी देना चाहें तो डीआईसीएस के बाद बहुत अच्छी टीम है गुजराती में जीपीएससी करवाने के लिए, प्री की इवन मेंस की करवाने के लिए। इनके पास लास्ट तक इंटरव्यू तक सब कुछ सेट है, आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं ये ज्वाइन करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इतना रखता हूँ आज के लिए। आप सबको हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। हम जीपीएससी के लिए गुजरात सेंट्रिक सब्जेक्ट पे ध्यान न दे तो चलेगा? नहीं दीजिएगा विवेक जी, पढ़िएगा गुजराती। ऐसा मत कीजिएगा कि टोटली आप गुजराती सब्जेक्ट्स को इग्नोर ही कर दें, ये मत कीजिएगा, पढ़िएगा एटलीस्ट। ज़्यादा नहीं तो जो मैंने बताया नोट्स वाला एंगल ज़रूर पढ़िएगा भाई। दो चार मार्क्स से भी बहुत से लोगों ने प्री छोड़ दिया है, निकलना रह गया है उनका। कोई भी सब्जेक्ट कभी भी छोड़ के मत जाना, स्किप करके, सब स्किप करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जो लोग स्किप करके आएंगे ना, वो समझ नहीं रहेंगे कि स्किप करने से आप, बाकी लोग 8 सब्जेक्ट से आपसे फाइट कर रहे हैं, आप 7 सब्जेक्ट से फाइट कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है। कभी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप सबको हैव अ नाइस टाइम।